वेलकम टू एडू। और हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे। तो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने डचों को देख लिया था, जो कि हम लोग का पहला अध्याय था, यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अंग्रेजों से, कि उस समय जब पुर्तगाली आए उसी दरमियान डचों का भी आगमन हो गया और इसी दरमियान ब्रिटिश भी आ गए। तो इस प्रकार भारत में पूरे यूरोपीय कंपनी, ब्रिटिश, डच और पुर्तगाली, इनके बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं इस अंग्रेजों के ऊपर। तो 1599 ईस्वी में ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर की स्थापना हुई। 1599 ईस्वी में एक ब्रिटेन में एक कंपनी बनी जिसका नाम था ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। तो 1599 ईस्वी में ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर नामक एक कंपनी का निर्माण हुआ, कंपनी की स्थापना हुई। उस समय ब्रिटेन की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ। तो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा। याद रखेंगे, भेजा जरूर, लेकिन वे कहाँ चले गए? वेस्ट इंडीज चले गए। जब उन्हें पता चला कि ये तो वेस्ट इंडीज है और वहां पहले से ही डचों का कब्जा था, इसलिए डचों ने उन्हें भारत की ओर रुख कर दिया और वे भारत की ओर रुख कर गए। और उसके बाद जब वे भारत की ओर चले तो उनका नाम हो गया उस कंपनी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि 1599 ईस्वी में ब्रिटेन में एक ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर नामक एक कंपनी की स्थापना हुई। उस समय वहां की महारानी कौन थी? तो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ वहां उस समय महारानी थी। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसको मान्यता मिली जाने की भारत में। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी और उसके बाद उसे भेज दिया। जेम्स प्रथम के आदेश पर उस समय कौन था वहां? जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम के आदेश पर वे व्यापार करने के लिए निकल पड़े, लेकिन वे कहां चले गए? वेस्ट इंडीज चले गए, जहां पहले से ही डचों का कब्जा हुआ था। तो डचों ने उन्हें भारत के बारे में बताया और जो ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी थी वह भारत की ओर रुख कर गया, भारत की ओर मुड़ गया। और इसके बाद उस कंपनी का नाम हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आता है 1608 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट काल है। 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के आदेश पर कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। तो यह पूछा जाता है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था, याद रखेंगे। लेकिन भारत में आने वाला अंग्रेज जो पहला था वह कोई दूसरा था। तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, जो कहां पहुंचा? सूरत। और वह भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो वह कैप्टन हॉकिंस था, ब्रिटिश। याद रखेंगे, ब्रिटिश जो अंग्रेज व्यापारी था कौन था पहला? 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के आदेश पर आया कैप्टन हॉकिंस। महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस रास्ते से व्यापार करने के लिए भेजा? तो केप ऑफ गुड होप से, पूर्वी दिशा से भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। क्योंकि हमने बताया था कि जब यहाँ का लुटेरा फ्रांसिस ड्रेक नक्शा लेकर गया था तो उस नक्शे में
जो भारत पहुंचने का मार्ग था वह केप ऑफ गुड होप का ही मार्ग था। तो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही, जो कि भारत के पूर्वी दिशा में पड़ता है, तो उसी रास्ते से व्यापार करने की अनुमति दी। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आगरा पहुंचा। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आगरा पहुंचा और उस समय भारत में मुगल सल्तनत चल रहा था, मुगल काल का सल्तनत चल रहा था। और उस समय भारत में कौन से मुगल का शासन था, तो मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। तो आगरा पहुंचा जहां पे मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था और जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। अब ये इंग्लिश खान की उपाधि क्यों दी, तो जो कैप्टन हॉकिंस था वह तुर्की भाषा भी जानता था, भारतीय भाषा भी जानता था, अंग्रेजी भाषा भी जानता था। तो जैसे ही जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचा तो उसने उसका सबसे पहला जो वाक्य था, शब्द था, वह था हुजूर के खिदमत में एक बंदे को सलाम। तो हुजूर के खिदमत में एक बंदे को सलाम। यह बात सुनकर जो जहांगीर था काफी आश्चर्यचकित रह गया कि एक अंग्रेज व्यापारी और पूरी तुर्की भाषा जानता है, उर्दू जानता है, तो इससे वह काफी खुश हो गया। और इसके बाद उसने जो कैप्टन हॉकिंस था, तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को क्या उपाधि दे दी, इंग्लिश खान की उपाधि दी। याद रखेंगे 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आगरा गया जहां पर जहांगीर का शासन था और जहांगीर का दरबार में पहुंचा तो तुर्की भाषा में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को सलाम किया। तो उसके बाद जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। याद रखेंगे, इंग्लिश खान की उपाधि दी, इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को उपहार स्वरूप क्या दिया, दास्ताना दिया और इंग्लैंड में प्रयोग होने वाली बग्घी दी, जिस पर जो राजा महाराजा चलते थे बग्घी पर, तो जो कि ब्रिटेन में उस समय काफी प्रसिद्ध था। आज भी बग्घी का इस्तेमाल होता है ब्रिटेन में। तो कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को उपहार के स्वरूप क्या दिया, तो दास्ताना दिया और इंग्लैंड में प्रयोग होने वाली क्या दी, तो बग्घी दी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे कि 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक पहला अंग्रेज भारत आया था। कौन? जॉन मिल्डन हॉल। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक पहला अंग्रेज भारत आया था। लेकिन पूछा जाएगा कि पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था, तो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो कि आगरा में जहांगीर के दरबार में 1608 में आया। लेकिन पूछा जाएगा कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। 1599 में आया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां पे लगी, तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम में लगी, जो कहां पे है, तो कोरोमंडल तट में है, आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे, तो कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश में है। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, जो कि कोरोमंडल तट के आंध्र प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है। 1612 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सुवेली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया और इस युद्ध के बाद भारत से पुर्तगालियों का अस्तित्व समाप्त हो गया, लगभग समाप्त हो गया, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। और इस बात से खुश होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। तो यहां से अंग्रेजों का भाग्य चमक गया। तो 1612 ईस्वी में सबसे पहले, अभी हमने बताया कि 1611 ईस्वी में
पहली फैक्ट्री खुली मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। लेकिन पूछा जाता है कि मुगलों के अधीन पहली फैक्ट्री कहां खुली, तो सूरत में खुली। हालांकि जो कैप्टन हॉकिंस था वह जहांगीर से सूरत में खोलने के लिए, अब सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन अनुमति तो मिल गई। लेकिन अनुमति मिलने के बाद यह कहा गया कि ठीक है, बाद में आप या सूरत में फैक्ट्री खोलिएगा। तो उस समय अनुमति नहीं मिली, लेकिन बाद में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई सूरत में। लेकिन 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खुली अंग्रेजों की, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, एक प्रमुख बंदरगाह है। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सुवेली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया। इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कैप्टन वेस्ट। और इस युद्ध के बाद भारत में पुर्तगालियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। इस बात से खुश होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। तो घोषणा तो कर चुका था 1608 ईस्वी में ही, जब हॉकिंस दरबार में आया था, किसके, तो जहांगीर के दरबार में। लेकिन जब 1612 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया सुवेली के युद्ध में, तो इससे खुश होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। अब क्यों खुश हुआ, इसकी मुख्य वजह थी कि जो पुर्तगाली थे वे ईसाई धर्मों का काफी प्रचार प्रसार करने लगे थे। जो उनके मुख्य धर्म थे मुसलमानों के, वे अब ईसाई धर्म की ओर रुख होने लगे थे, जिससे मुसलमानों में राजनीतिक संकट उत्पन्न होने लगी थी। वे राजनीति में दखलंदाजी करने लगे थे। तो इसी कारण जो जहांगीर था वह इन्हें भगाना चाहता था। तो इसी प्रकार खुश होकर सूरत में फैक्ट्री खोलने की जहांगीर ने अनुमति दे दी। मुगल साम्राज्य के अधीन अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां खुली, तो सूरत में 1613 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि पहली फैक्ट्री कहां लगी, तो मछलीपट्टनम में, या फिर मसूलीपट्टनम जिसे कहा जाता है, 1612 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेजों के अधीन पूछा जाए तो 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री खुली सूरत में। तो मुगल साम्राज्य के अधीन अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में खुली। इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा अंग्रेज व्यापारी आता है 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत आया। तो 1615 ईस्वी में अंग्रेज राजदूत जिसका नाम था सर टॉमस रो, उसे भारत भेजा गया और उसने जहांगीर से वाणिज्यिक समझौता करनी चाहिए, पर यह समझौता असफल रहा। वाणिज्यिक समझौता का मतलब होता है व्यापार करने का, कमर्शियल जो ट्रेड होता है उसकी समझौता करने के लिए इसे भेजा गया। तो सर टॉमस रो जो कि अंग्रेज राजदूत था, उसे भेजा गया था 1615 ईस्वी में, और जहांगीर से उसने वाणिज्यिक समझौता करना चाहा, लेकिन यह समझौता पूरी तरह से असफल रहा। जहांगीर इसमें जो है वह मतलब कि जहांगीर सहमत नहीं हुआ इस समझौते पर। सर टॉमस रो को भारत के अंदर कहीं भी, खासकर आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, और भरूच जो कि गुजरात में है, तो कहीं भी व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने दे दी। तो एक बार तो असफल हो गया, लेकिन यह दोबारा अनुमति मांगने गया सर टॉमस रो कि हमको कहीं कहीं व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए, भले ही आप टैक्स लीजिएगा। तो इस प्रकार जो सर टॉमस रो था उसे भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, खास करके 3 इलाकों में, आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में। भरूच और अहमदाबाद गुजरात में है, जबकि आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो इन तीनों इलाकों में जहांगीर ने सर टॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब यहां से अंग्रेजों का भाग्य पलटने वाला है।
सन 1717 ईस्वी से। सन 1717 ईस्वी में अंग्रेजों का भाग्य अब यहां से पलटेगा, याद रखेंगे। जॉन सरमन की अध्यक्षता में अब देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और यहां से मुगलों का जो महान शासन था वह अब समाप्ति की ओर शुरू होता है। और 1717 ईस्वी में जो शासन होता है वह किसका होता है? फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर का शासन होता है। तो उस समय फर्रुखसियर का शासन था 1717 ईस्वी में और वह काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। तो 1717 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में अंग्रेज फर्रुखसियर के दरबार में एक फरमान लेकर गए, याद रखेंगे। और इसके बाद फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें क्या, उस फरमान में क्या था कि अंग्रेज बिना किसी कर के बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? तो फर्रुखसियर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया यह कर मुक्त व्यापार क्या कहा जाता है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से अंग्रेजों का भाग्य पलट गया। तो फर्रुखसियर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया कर मुक्त व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि अभी तक जो 3 इलाकों में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने दी थी वह टैक्स मुक्त नहीं था, उसमें टैक्स लगता था। कौन कौन? आगरा, भरूच और अहमदाबाद में। लेकिन फर्रुखसियर ने कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसे? जॉन सरमन की अध्यक्षता में आए एक टीम को। तो उसने कहा कि अंग्रेज बिना किसी कर के बंगाल, गुजरात और हैदराबाद इन सभी इलाकों में बिना किसी टैक्स के अर्थात टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं। अब वजह क्या था? आखिर फर्रुखसियर ने ऐसा किया क्यों? तो देखिए, फर्रुखसियर ने ऐसा किया क्योंकि जॉन सरमन अकेले नहीं आया था। जॉन सरमन अपने साथ इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और कई सारे विद्वानों को लेकर आया था, क्योंकि जब जैसा जरूरत पड़ता तो उसका वह इस्तेमाल करता। तो कई टीम मेंबर में एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था हैमिल्टन। तो फर्रुखसियर द्वारा कर मुक्त व्यापार का एक कारण था कि जॉन सरमन की अध्यक्षता वाली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक था, डॉक्टर था। और उस डॉक्टर की सलाह से फर्रुखसियर की गंभीर बीमारी ठीक हो गई थी। तो उसे एक ऐसा घाव पकड़ लिया था जो उसके लिए नासूर बन गया था। वह इलाज कराकर थक गया था, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जॉन हैमिल्टन ने उसे इलाज करके ठीक कर दिया और इससे प्रसन्न होकर जो फर्रुखसियर था वह टैक्स फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दी अंग्रेजों को और इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे कि 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सुवेली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित करके भगा दिया। तो अभी हमने बताया कैप्टन मिडल्टन का ही नाम था कैप्टन वेस्ट, जिसके परिणाम स्वरूप जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप से व्यापारिक कोठी खोलने की भी अनुमति दे दी। तो अभी ये चीज हमने बता भी दिया कि जब पुर्तगालियों को सुवेली के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया तो उससे खुश होकर जो जहांगीर था 1613 ईस्वी में उसने कहा कि 1613 ईस्वी में आप फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं, अर्थात व्यापारिक कोठी स्थापित कर सकते हैं। कब? अस्थायी रूप से। तो अभी उसने जो मसूलीपट्टनम था वह अस्थायी था फैक्ट्री, लेकिन सूरत में जो बना वह अस्थायी फैक्ट्री बन गया, व्यापारिक कोठी बन गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
अब हम लोग आते हैं कि 1653 ईस्वी में 1653 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर एक व्यापारिक कंपनी स्थापना हुई। अब देखिए 1653 ईस्वी में ब्रिटेन में एक और व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना किसने की? तो सर विलियम कोर्टिन ने। तो 1653 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर एक और व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई और इसकी स्थापना की सर विलियम कोर्टिन ने। और इस कंपनी का नाम क्या रखा गया? कोर्टिन एसोसिएशन। और इस कंपनी का नाम रखा गया कोर्टिन एसोसिएशन। और इसकी लाइसेंस किसने दी? तो चार्ल्स प्रथम ने, अर्थात जेम्स प्रथम ने। तो 1653 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना सर विलियम कोर्टिन ने की और इस कंपनी का नाम रखा गया कोर्टिन एसोसिएशन, कोर्टिन संघ, जिसकी लाइसेंस किसने दी? तो चार्ल्स प्रथम ने। 1699 ईस्वी में ब्रिटेन में एक और व्यापारिक कंपनी बनी, एक और व्यापारिक कंपनी बनी और यही दोनों ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियां मिलकर क्या कही गई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, जो भारत में 1858 तक शासन किया। याद रखेंगे। तो जो कंपनी चली थी वह कंपनी उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर, लेकिन वही कंपनी फिर वापस चली गई थी, कुछ टीम चली गई थी और बाद में एक कंपनी आया। चूंकि कभी कभी क्या आता था, तो कोई अंग्रेज व्यापारी आया, फिर दूसरा अंग्रेज व्यापारी आया, लेकिन 1653 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर एक भारत के लिए ही स्पेशल व्यापारी कंपनी बनी, जिसकी स्थापना सर विलियम कोर्टिन ने की और इस कंपनी का नाम था कोर्टिन एसोसिएशन, जिसकी लाइसेंस चार्ल्स प्रथम ने दी। और 1698 ईस्वी में ब्रिटेन में एक और व्यापारिक कंपनी बनी और यही दोनों व्यापारिक कंपनियां मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, जो भारत में 1858 ईस्वी तक शासन किया। कब? जब 1857 ईस्वी में क्या हुआ? तो महान क्रांति हुई। याद रखेंगे। 1662 ईस्वी में पुर्तगाली राजा की पुत्री का विवाह किंग चार्ल्स द्वितीय से हुआ और पुर्तगालियों ने किंग चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या दे दिया? तो मुंबई दे दिया। तो उस समय दहेज के रूप में बड़े बड़े शहर दे दिए जाते थे। तो पुर्तगाली राजा की पुत्री थी जिसका नाम कैथरीन था। क्या नाम था? कैथरीन। तो पुर्तगाली राजा की पुत्री का नाम था कैथरीन। तो 1612 ईस्वी में पुर्तगाली राजा ने कैथरीन का विवाह किसके साथ किया? तो किंग चार्ल्स द्वितीय से किया और पुर्तगालियों ने किंग चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या दे दिया? तो मुंबई दे दिया। दहेज के रूप में मुंबई को दे दिया। 1668 ईस्वी में अब किंग चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि मुंबई को किराया पर दे दिया। किंग चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर किसे दे दिया? तो किराए पर मुंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो 1668 ईस्वी में किंग चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर मुंबई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई को 10 पाउंड प्रति वर्ष किराया देने लगी। याद रखेंगे। और उसी में एक अंग्रेज था, अंग्रेज पुर्तगाली था जिसका नाम था गेरोल्ड अंगियार, जो कि अंग्रेज था गेरोल्ड अंगियार। उसे मुंबई का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो जब अंग्रेजों को इसने दान में दे दिया तो गेरोल्ड अंगियार ने मुंबई को एक महान शहर बना दिया। तो गेरोल्ड अंगियार को मुंबई का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अंग्रेजों ने मद्रास में 1662 ईस्वी में सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया और उसी को अपना मुख्यालय बनाया। तो अंग्रेजों ने
1662 ईस्वी में मद्रास में एक किले का निर्माण कराया, जिस किले का क्या नाम था, तो सेंट जॉर्ज किला, और उसके बाद उसी को ही अपना मुख्यालय बनाया। याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने मद्रास में 1662 ईस्वी में एक किले का निर्माण किया जिसका नाम था सेंट जॉर्ज किला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसे ही सेंट जॉर्ज किले को अपना मुख्यालय बनाया। 1698 ईस्वी में, बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पश्चिम बंगाल के 3 गांव गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता के गवर्नरों के द्वारा जमींदारी का अधिकार मिल जाता है, और यही 3 गांव मिलकर कलकत्ता बना, जो अंग्रेजों के सत्ता का प्रमुख केंद्र बना। तो 1698 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पश्चिम बंगाल के 3 गांव गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता के गवर्नरों के द्वारा जमींदारी के अधिकार मिल जाते हैं, और यही 3 गांव मिलकर बाद में कौन सा शहर बना, तो कलकत्ता शहर बना। तो याद रखेंगे कि जो जॉन चारनाक था, तो जॉन चारनाक ने इन्हीं तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ते का निर्माण किया। इसी कारण जॉन चारनाक को कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद रखेंगे कि 1698 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पश्चिम बंगाल के 3 गांव गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता के इनके गवर्नरों के द्वारा जमींदारी के अधिकार मिल जाते हैं, और बाद में जॉन चारनाक ने इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ते का निर्माण किया, और यही कलकत्ता अंग्रेजी सत्ता का प्रमुख केंद्र बना। याद रखेंगे कि कलकत्ता अंग्रेजी सत्ता का प्रमुख केंद्र बना। 1700 ईस्वी में मुख्य सत्ता के केंद्र के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम की स्थापना की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1700 ईस्वी में मुख्य सत्ता के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम की स्थापना की, और इसी फोर्ट विलियम को उन्होंने अपना सबसे प्रमुख केंद्र बनाया था। किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के बाद कौन आए? तो डेनिस आए। डेनमार्क के निवासी को डेनिस कहा जाता है। इनका कोई विशेष भूमिका नहीं था भारत में, न तो कोई व्यापार करना उद्देश्य था और न ही ये ज़्यादा समय तक रहे। इनका मुख्य उद्देश्य था अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये भारत में आए डेनिस 1616 ईस्वी में। इनका जो मुख्य उद्देश्य था व्यापार के बजाय धर्म प्रचार करना था, अर्थात ईसाई धर्म का प्रचार करना था। याद रखेंगे डेनिस ने अपनी पहली बस्ती कहाँ पर बनाई? तो बंगाल के श्रीरामपुर में। बंगाल के श्रीरामपुर में 1616 ईस्वी में डेनिस ने अपनी पहली बस्ती बनाई। याद रखेंगे कि डेनिस की पहली बस्ती कहाँ बनी? तो बंगाल के श्रीरामपुर में। डेनिस लोग भी कुछ हद तक व्यापारिक केंद्र बनाए। डेनिस ने भी कुछ हद तक व्यापारिक केंद्र बनाने का प्रयास किया। तो कहाँ कहाँ? तो ट्रावनकोर और श्रीरंगपट्टम। तो डेनिस लोगों का जो कुछ हद तक जो वास्तविक केंद्र बना व्यापारिक केंद्र, वह त्रावणकोर और श्रीरंगपट्टम था। तो डेनिस का जो व्यापारिक केंद्र बना वह श्रीरंगपट्टम और त्रावणकोर बना। याद रखेंगे। और उनकी पहली बस्ती कहाँ पे? तो बंगाल के श्रीरामपुर में बनी 1616 ईस्वी में। याद रखेंगे इनका मुख्य उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना। तो डेनिस के बारे में कम प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। अंतिम में यही यूरोपीय थे जो भारत में आए। तो भारत आने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय कौन थे? तो डेनिस थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक चीज और याद रखेंगे कि भारत में स्थल मार्ग से भी अंग्रेजों का एक व्यापारिक कंपनी आया। तो स्थल मार्ग से जो व्यापारिक कंपनी आया उसका नाम था लिवेंट कंपनी। याद रखेंगे कि स्थल मार्ग से एक लिवेंट कंपनी नामक अंग्रेजी कंपनी भारत में प्रवेश की।
व्यापार करने के लिए, लिवेंट कंपनी, लेकिन वह कुछ ही समय के बाद वापस चला गया, याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं फ्रांसीसियों के ऊपर। तो 1600 फ्रांस के राजा कोलबर्ट, फ्रांस के राजा कोलबर्ट, जो कि फ्रांस के राजा कोलबर्ट को लुई 14वां का मंत्री था। तो फ्रांस का उस समय राजा था लुई 14वां, तो उसका एक मंत्री था कोलबर्ट। कोलबर्ट उसे लुई 14वां ने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। तो फ्रांस के राजा लुई 14वां ने अपने एक मंत्री जिसका नाम था कोलबर्ट, उसे भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान की। लुई 14वां का जो मंत्री था कोलबर्ट, वह भारत में व्यापार करने के लिए एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसकी फ्रांसीसियों को फ्रेंच कहा जाता है। 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी का नाम था, फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम था? कंपनी देस इंडेस ओरिएंटल्स, कंपनी देस इंडेस ओरिएंटल्स। इस नाम से फ्रांसीसियों की कंपनी की स्थापना की किसने? तो उस समय फ्रांस का जो राजा था लुई 14वां, उसका एक मंत्री था कोलबर्ट ने, और कोलबर्ट ने इस कंपनी की स्थापना की। और 1664 ईस्वी में उसने आदेश लिया अपने राजा किससे? लुई 14वां से। और उसके बाद 1664 ईस्वी में यह भारत में आना शुरू किया। तो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यह भारत में प्रवेश किया। 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी खुली। कहाँ पे? तो सूरत में। याद रखेंगे कि सूरत में पहली कोठी खुली किसकी? तो फ्रांसीसियों की। किसने खोली? तो फ्रैंको कैरो ने। 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी अर्थात जो व्यापारिक केंद्र था वह कहाँ खुला? तो सूरत में खुला। 1674 ईस्वी में बीजापुर के अंदर पोलीकोंडपुरम का गवर्नर शेर खान लोदी के सहयोग से फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है। तो 1674 ईस्वी में बीजापुर के अंदर पालीकोंडपुरम के गवर्नर शेर खान लोदी या फिर जिसे शाइस्ता खान भी कहा जाता है, तो उसके सहयोग से फ्रांसिस मार्टिन ने किसकी नींव रखी? तो पांडिचेरी की स्थापना की। याद रखेंगे कि फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 से 1674 में बलीकोंडापुरम, जिसे पालीकोंडपुरम भी कहा जाता है, तो वहीं का सूबेदार था। तो वहीं के उस सूबेदार का क्या नाम था? तो शेर खान लोदी। तो उस सूबेदार या फिर गवर्नर का नाम था शेर खान लोदी। तो उसी से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। छोटा सा गांव प्राप्त करके पांडिचेरी की नींव रखी। और उसके पहले प्रमुख बने कौन? तो फ्रांसिस मार्टिन। और फ्रांसिस मार्टिन पांडिचेरी के पहले प्रमुख बने। तो 1673 से 1674 ईस्वी के बीच फ्रांसिस मार्टिन ने बलीकोंडापुरम या पालीकोंडापुरम के सूबेदार या फिर गवर्नर, जिसका क्या नाम था? तो उस गवर्नर का नाम था लोदी, शेर खान लोदी। तो उसी से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। और उस छोटे से गांव प्राप्त करके उसको क्या बना दिया? तो पांडिचेरी। तो उसी गांव से पांडिचेरी की नींव रखी और उसका पहला प्रमुख भी बन गया। उस पांडिचेरी का पहला प्रमुख कौन बना? तो फ्रांसिस मार्टिन बना। काफी इंपॉर्टेंट है। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला। तो 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का
पहला गवर्नर बना। तो अभी हमने बताया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की और पांडिचेरी शहर का पहला गवर्नर भी बना, पहला प्रमुख भी बना। कौन? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसीसियों ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से कलकत्ता के निकट चंद्रनगर में एक नगर स्थापित करने की इजाजत मांगी और 1620 से 1622 ईस्वी के बीच 1690 से 1692 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में एक कारखाना खोला। तो फ्रांसीसियों ने बंगाल के सूबेदार, उस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? तो शाइस्ता खां। तो फ्रांसीसियों ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से कलकत्ता के निकट चंद्रनगर में एक नगर स्थापित करने की इजाजत मांगी और 1690 से 1692 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में एक कारखाना खोला। याद रखेंगे 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर स्थित माही तथा अन्य स्थल जैसे कराईकल, बालासोर और कासिम बाजार। तो बालासोर कहाँ पे है? उड़ीसा में, और कासिम बाजार पश्चिम बंगाल में। इन सभी जगहों पर अधिकार कर लिया। तो 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर स्थित किस जगह को? तो माही को, तथा अन्य स्थल जैसे कि कराईकल, बालासोर और कासिम बाजार पर भी अधिकार कर लिया। 1739 ईस्वी में तंजौर के नवाब ने कोरोमंडल के तट पर स्थित कालीकट फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप दे दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1739 ईस्वी में तंजौर के नवाब ने कोरोमंडल के तट पर स्थित कालीकट को किसे सौंप दिया? तो फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप दे दिया। याद रखेंगे। और इसके बाद फ्रांसीसियों का मुख्य स्थान कौन बन जाता है? तो कालीकट, पहले पांडिचेरी था। 1740 ईस्वी के बाद ब्रिटेन और फ्रांसीस व्यापारियों के बजाय भारत की राजनीति में अधिक हस्तक्षेप करने लगे और अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने लगे। तो 1740 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांसीसी व्यापार करने की बजाय भारत की राजनीति में अधिक हस्तक्षेप करने लगे और अपनी राजनीतिक शक्ति को क्या करने लगे? तो बढ़ाने लगे, क्योंकि अब जो है यही दो मजबूत शक्तियां बच गई थी भारत में। तो 1740 ईस्वी के बाद ब्रिटेन और फ्रांसीसियों ने भारत में व्यापार करने के बजाय अपना सारा ध्यान किसमें केंद्रित कर लिया? तो भारत की राजनीति में अधिक हस्तक्षेप करने लगे और अपनी राजनीतिक शक्ति को क्या करने लगे? तो बढ़ाने लगे। याद रखेंगे। तो पहला गवर्नर कौन बना था? फ्रांसिस मार्टिन। अब 1742 ईस्वी में यहीं से फ्रांसीसियों की शक्ति मजबूत शुरू होती है। फ्रांसीसियों की जो शक्ति होती है यहीं से मजबूत शुरू होती है। याद रखेंगे। 1742 ईस्वी में डुप्लेक्स, जिसे डुप्ले भी कहा जाता है, तो डुप्लेक्स या फिर डुप्ले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा गवर्नर बन के आया। तो अगला जो गवर्नर बना उसका नाम था डुप्ले, वह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अगला गवर्नर बना। याद रखेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? तो अभी हमने बताया कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल या उसे द इंड ओरिएंटल भी कहा जाता है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था? कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल या फिर द इंड ओरिएंटल। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच ऑस्ट्रिया को लेकर लगातार संघर्ष हो रहा था। यह संघर्ष भारत की तरफ भी पहुंच गया था। याद रखेंगे कि फ्रांस और ब्रिटेन में ऑस्ट्रिया को लेकर लगातार संघर्ष चल रहा था और उसकी दुश्मनी भारत में भी निकाली जा रही थी, क्योंकि भारत में भी फ्रांसीसी और जो ब्रिटिश थे वे दो मजबूत शक्तियां बन गए थे। तो एक तरफ जब ऑस्ट्रिया को लेकर दोनों तरफ युद्ध चल रहा था,
तो भारत में इसका सीधा असर पड़ गया। ऑस्ट्रिया को लेकर भारत में भी दोनों में युद्ध आरंभ हो गए और उसी का असर था कि भारत में भी सत्ता को लेकर दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कर्नाटक के कोरोमंडल के तट के पास 3 लड़ाइयां होती हैं। इसी कारण इसे कार्नेटिक युद्ध कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कोरोमंडल तट के पास कर्नाटक में 3 लड़ाइयां होती हैं और इसी कारण चूंकि ये लड़ाइयां कर्नाटक में होती हैं तो इसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है या फिर कार्नेटिक युद्ध भी कहा जाता है। पहला जो कार्नेटिक युद्ध हुआ, प्रथम कार्नेटिक युद्ध या प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया, जिसका तत्कालिक कारण क्या था कि अंग्रेजी नाविक बर्नेट के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों को कैद कर लिया गया। जबकि दूसरा कारण था कि 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास पर कब्जा कर लिया गया। तो 1746 से 1748 ईस्वी के बीच फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच पहला कर्नाटक युद्ध हुआ या फिर पहला कार्नेटिक युद्ध हुआ। इसका प्रमुख कारण क्या था कि अंग्रेजी नाविक बर्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को कैद कर लिया था। जबकि दूसरा कारण था कि फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया और अभी हमने बताया कि मद्रास में सेंट जॉर्ज किले नामक किले का उन्होंने निर्माण किया था। किसने? अंग्रेजों ने। तो उस किले पर कब्जा कर लिया था। इस कारण से भी और तत्कालीन कारण था कि एक अंग्रेजी नाविक जिसका नाम था बर्नेट, उसने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को कैद कर लिया। इसी कारण 1746 से 1748 ईस्वी के बीच डेट याद रखेंगे। यह पूछा जाता है कि प्रथम कार्नेटिक युद्ध कब हुआ, तो 1746 से 1748 ईस्वी के बीच। कहां पे? तो कोरोमंडल तट के कर्नाटक में। इसी कारण इसे कार्नेटिक युद्ध कहा जाता है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और कर्नाटक के दूसरे और तीसरे युद्ध की चर्चा करेंगे और इसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक